नमस्कार। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ हेल्थ के ऊपर कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है या हेल्थ का फ्यूचर क्या हो सकता है, किस किस क्षेत्र में किस क्या क्या हमें करने की जरूरत होगी। अब मैंने एक पिक्चर फॉर्म में आपको बता दिया है जितने जितने एरिया हैं जिनमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी डेवलप करना पड़े, या जैसे कि अभी तो है कि बहुत सी जितनी भी मेडिसिन है वो एक रेंडमली पॉपुलेशन के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से डिजाइन की जाती है। तो आने वाले टाइम में हम इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल किसी का जेनेटिक मेकअप को देखें, उसको एनालाइज करें और उसके हिसाब से हम जो है अब उसके लिए मेडिसिन डेवलप करें, क्योंकि हर एक का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है। तो इन फ्यूचर इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या स्कोप बढ़ सकता है। उसके इंडिविजुअल किसी को एनालाइज करने के बाद पर्सनलाइज मेडिसिन जब हम डेवलप करेंगे तो हम बोलेंगे कि उस पर्सन के लिए या पूरे सिस्टम जो है डेडिकेटेड हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो नंबर 1 पे फ्यूचर में इस क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है कि पर्सनलाइज मेडिसिन किसी के लिए डेवलप की जाए, इंडिविजुअल किसी का जेनेटिक, क्योंकि अभी अभी भी हम कर सकते हैं लेकिन अभी शायद इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी ये सब चीजें उतनी उतनी विख्यात नहीं है और इतनी चीप नहीं है। कॉस्टली सब बहुत कुछ हो जाएगा अगर इतना कुछ करने लगेंगे, हम अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। तो इन फ्यूचर ये चीज भी हो सकती है कि हमें किसी का साइंस इतनी तरक्की कर ले कि किसी का इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप को हम एनालाइज कर लें और उस हिसाब से उस किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को हम जो है पर्सनलाइज मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। इस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स आपने देखा होगा, जो टीबी प्रोग्राम है, टीबी की जब दवाई दी जाती है तो वो वेट के हिसाब से थोड़ा सा कुछ कैटेगरी बनाई गई है या कुछ थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल पेशेंट का जेनेटिक मेकअप को एनालाइज किया जाता है और वो दवाई पैकेट्स आपको दिए जाते हैं। बहुत हल्के स्तर पे इस प्रोग्राम में हम इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें फ्यूचर ऑफ हेल्थ की तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत प्रीसियस जो है डायग्नोसिस हमें इन फ्यूचर करना पड़ेगा, जैसे कि लिक्विड बायोप्सी या वेरिएबल सेंसर के हमारे इसमें आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बहुत एक्यूरेसी से किसी चीज को डायग्नोसिस या किसी के इलाज को संभव बना सकते हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है। नेक्स्ट बात करें टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग। इस क्षेत्र में अभी कुछ स्तर पे काम हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी तो हम इस पार्ट में ही ज्यादा काम गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है कि रिमोट एरिया में टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि अभी जो शहरी क्षेत्र में शायद वहां पे कोई भी टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है अपना डायग्नोसिस नहीं करवाता, वो डायरेक्टली क्योंकि एक्सेसिबल है वो जाके डायरेक्टली जो है पेशेंट अपने फिजिशियन से मिल लेते हैं और वो उनकी ट्रीटमेंट संभव हो पा रही है। लेकिन कुछ रिमोट एरिया ऐसे हैं जहां पे हम नहीं जा पाते, तो उस क्षेत्रों में बहुत से सरकारों द्वारा ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है पेशेंट से स्पेशलिस्टों की बात करवाई जाती है और उनको इलाज उपलब्ध कराया जाता है। और ये सारा कुछ भी किसी प्रोफेशनल के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो या कोई दूसरा हेल्थ वर्कर हो, उनकी मॉनिटरिंग के द्वारा वो बीच में मीडिएटर बन के टेलीमेडिसिन के थ्रू काम करवाते हैं। तो इस क्षेत्र में फ्यूचर में और काम पड़ सकता है टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग।
अब टेलीमेडिसिन तो मैंने आपको बता दिया। रिमोट मॉनिटरिंग का ये हो सकता है कि दूर से ही हम किसी चीज को मॉनिटर करना शुरू कर दें, उसका इलाज हो रहा है तो डेली वो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू है वो बात करे स्पेशलिस्ट से। तो इस क्षेत्र में और ज्यादा काम हो सकता है। जैसे कि अभी कोरोना काल में देखा था कि बहुत बड़ी चेंज आई वर्क प्लेस पे कि लोग बहुत से काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में इस तरह भी बहुत काम हेल्थ क्षेत्र में हो सकता है कि हमें अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना हम घर बैठे ही अपनी समस्या बता दें, अपनी सारी जो है आपकी रिपोर्ट्स को दे दें और आपको घर बैठे ही जो है वहां से स्पेशलिस्ट द्वारा इलाज प्रोवाइड करा दिया जाए। रोबोटिक सर्जरी में भी काम हो रहा है। बहुत सी सर्जरी में ऐसा है कि जैसे अभी ये तो कुछ क्षेत्र में काम हो ही रहा है कि जो सर्जन अच्छे अस्पताल में काम कर रहे हैं वो छोटे अस्पतालों में टेली मेड काउंसलिंग के थ्रू या वीडियो काउंसलिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं और रोबोटिक चीजों का यूज करते हुए, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर मान लिया रोबोटिक सर्जरी करता है कोई, तो उस रोबोट को चलाने के लिए भी कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। तो कुछ क्षेत्रों में अभी इस बारे में काम हो रहा है कि उस रोबोट को चलाने के लिए मान लिया अभी हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन रोबोट तो हम कहीं पहुंचा सकते हैं और उसको चलाने के लिए हम आईटी सेक्टर का या इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी दूर से रिमोट प्लेस से भी उस रोबोट को ऑपरेट कर सकता है और हम सर्जरी यहाँ कर सकते हैं। प्रोएक्टिव इंटरवेंशन, तो इस क्षेत्र में भी काम हो सकता है कि हम प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही हम कोई किसी चीज को पहले से ही सेंस करते हुए उसके लिए इंटरवेंशन करें और उस इलाज को या उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल लर्निंग इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जो डाटाबेस, जैसे हम कैसे काम करते हैं, हम भी तो वैसे काम करते हैं जितना हमें नॉलेज होता है, उसी नॉलेज के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही किया जाता है कि हम मशीन मतलब कंप्यूटर की भाषा में हम मशीन बोलते हैं, हम मशीन को इतना कुछ सिखा देते हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छा बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो इसी तरह से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में इन फ्यूचर बहुत काम बढ़ सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन को या कंप्यूटर को बहुत कुछ सिखा दें और वो जो उससे काम करवाएं या जो हम काम कर रहे हैं वो मशीन जो है कंटिन्यूसली उस चीज को लर्न करता रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आजकल काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं, चाहे स्टाफ नर्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं आप, तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ के अपना ज्ञान हासिल करके रिएक्ट करते हैं। तो वही चीज हम इन फ्यूचर कंप्यूटर से भी हो सकती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये डाटाबेस बनाता रहें, जैसे कि हम अपने नॉलेज में डेली पढ़ते रहते हैं और जो हम करते रहेंगे प्रैक्टिकल वो मशीन लर्न करते रहे और वो फिर उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी मशीन में जाता रहे। उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हमें वो मशीन या हमारा वो दिमाग, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं, उसी तरह हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मशीन में इतना कुछ डाटाबेस बन जाए कि हमारे लिए वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे, चाहे वो हमारे डायग्नोसिस सजेस्ट करे, चाहे हमारे लिए वो ट्रीटमेंट का पार्ट में जाए, चाहे वो हमारी सर्जरी करे। तब इस क्षेत्र में आगे बहुत काम हो सकता है और इसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ सकते हैं, डाटाबेस का यूज हो सकता है, डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको बताया गया। तो इस तरह जो है फ्यूचर में रिड्यूस इससे जो ह्यूमन के जो एफर्ट्स हैं या ह्यूमन के जो एफर्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे और एरर भी कम हो जाएंगे। हमें मतलब कम लोगों के द्वारा एक अच्छा काम करने को मिलेगा और जैसे कि ह्यूमन से एरर हो जाते हैं कई बार, उनको करने के लिए भी या उन
गलतियों को होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये मैंने बता दिया आपको फोर्थ पॉइंट कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी एक हमारे लिए चैलेंज हो सकता है या एक क्षेत्र में काम बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल हेल्थ केयर एंड वीरेबल डिवाइसेस। डिजिटल हेल्थ केयर, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपसे आपने जो जितने जो भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, बहुतों ने अपने हाथ में एक डिजिटल वॉच पहनी होगी। तो इस तरह के स्कोप या इस तरह की चीजें या डिवाइसेस इन फ्यूचर और बढ़ सकती हैं डिजिटल, जिसमें है कि हम अपने हेल्थ केयर को अच्छी तरह से देख सकें, चाहे वो अपना बीपी मॉनिटर हो या कोई दूसरी चीजें हो, फिटनेस ट्रैकर हम तो आजकल बहुत यूज करने लगे हैं, स्मार्ट वॉचेज, सेंसर के क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है, प्रोग्रेसिव स्टेप्स, इंप्रूविंग वेलबींग। तो ये सारी चीजें जो होगी, हमें अपनी वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए इन फ्यूचर जो है डिजिटल हेल्थ केयर और वेरिएबल डिवाइसेस का भी हमें फ्यूचर में काम बढ़ सकता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई चाहे तो इन क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर में जो चीज वो हो सकती है वो है प्रिवेंटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन। अब प्रिवेंटिंग एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मेडिसिन हमें प्रिवेंटिव पहले से ही, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि हम जो है मल्टीविटामिन ले लेते हैं ताकि हमें कोई किसी हम जो है थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो इस तरह के क्षेत्र में भी हम इन फ्यूचर काम हो सकता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन के क्षेत्र में या न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, मेंटल वेलबींग। तो इस तरह जैसे कोई स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो मेडिसिन ले ले, मेंटल वेलबींग के लिए थोड़ा सा उसको थकावट लग रही है तो उस तरह की मेडिसिन बढ़ सकती है। न्यूट्रिशन उसका अच्छा ले नहीं है तो जैसे कि न्यूट्रिशन क्षेत्र में अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि आप जो आजकल आटा खा रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा डाल दी जा रही है, या मल्टीग्रेन्स जो है आटा जो मार्केट में मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें इन फ्यूचर लाइफस्टाइल मेडिसिन या प्रिवेंटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में फ्यूचर में काम हो सकता है, या हेल्थ का ये फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात क्या है, ये एडवांसमेंट इन ड्रग थेरेपी। हाँ, तो इस क्षेत्र में बहुत काम हो सकता है कि ड्रग थेरेपी में एडवांस में, जैसे कि जेन एडिटिंग करके हाँ, आप किसी को मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या टारगेटेड थेरेपी कर सकते हैं। अभी क्या है कि बहुत सी थेरेपीज जो होती हैं वो पूरे शरीर के ऊपर ही कर दी जाती हैं, लेकिन इन फ्यूचर इस क्षेत्र में बहुत काम हो कि हम टारगेटेड किसी डिजीज को करने के लिए इतने एडवांस में चले आए कि टारगेटेड थेरेपी की जाए। और नेक्स्ट अगला स्टेप है बिग डाटा एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब जब हम किसी का डीएनए या इस तरह का कोई चीज एनालाइज करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा डाटाबेस को एनालाइज करना पड़ता है, और इन फ्यूचर इस क्षेत्र में भी हेल्थ में बहुत काम हो सकता है कि बड़ी बड़ी डाटाबेस को एनालाइज किया जाए, क्योंकि अभी इस तरह का जो डाटा है कि उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता था, स्टोर करना ही बहुत मुश्किल है तो एनालाइज क्या करना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सब कंप्यूटर यूज की करते होंगे, कंप्यूटर में पहले हम छोटी सी एक फ्लॉपी डालते थे, या आप एंड्रॉयड का फोन यूज करते थे तो आपको रैम 1 GB भी नहीं मिलती थी। आज जो है 1 GB के 4 GB 5 GB 6 GB 10 GB तक जो है वो स्मार्टफोन आना शुरू हो गए हैं। उससे क्या है कि हमें अच्छी अच्छी एप्स अपने मोबाइल को हमें कंप्यूटर की तरह चला पाते हैं। वही मैं बात करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम जो है पहले कोई डाटा हमारे पास डाटाबेस होता था तो हम उसको ना तो स्टोर करने की हमारे पास कैपेसिटी होती थी और ना ही उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी होती थी। लेकिन इन फ्यूचर इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है कि हम बड़े बड़े डाटाबेस को भी एनालाइज कर सकते हैं, कर पाए और प्रिडिक्टिव एनालिसिस उसका कर सकें, और उसको डाटाबेस को बिग डाटाबेस प्लस मॉडलिंग के क्षेत्र उसको प्रोजेक्टेड एक मॉडल बना सकते हैं कि अगर इस तरह का, जैसे अब ये नया आपके लिए नया वर्ड आ गया होगा, डाटाबेस को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम एक ट्रेंड को एनालाइज करते हैं।
उसी ट्रेंड के हिसाब से मैथमेटिक्स मॉडलिंग होती है कि हम आप किसी डिजीज के पैटर्न को मैथमेटिक्स फॉर्म में मॉडलिंग कर सकते हैं और उसके रिस्क और डिजीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी ये अलग फील्ड है। कभी इसी क्षेत्र पे अगर लेक्चर बनाने का मौका मिला तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जैसे हम मोबाइल में आज बड़ी बड़ी एप्लीकेशनों को भी चला पाते हैं, उसी तरह जब हमारे पास ये फैसिलिटी हो गई है या आने वाले टाइम में और बढ़ेगी तो हम स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बड़े डाटाबेस को एनालाइज कर पाएंगे और उन एनालाइज करने के बाद हम मैथमेटिकल फॉर्म में हेल्थ क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जिससे कि हमें रिस्क और डिजीज के बारे में और ज्यादा चैलेंजेस या और ज्यादा फैसिलिटी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न। आने वाले टाइम में इथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न भी बढ़ सकता है, क्योंकि पेशेंट जितने जागरूक हो रहे हैं या डाटा सिक्योरिटी जितनी बढ़ रही है, तो हमें उस क्षेत्र में अपने इन ऐसे बिग डाटा को डाटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। और इथिक वैल्यू जैसे कि दिन प्रतिदिन जो है पॉपुलेशन एक जागरूक होती जा रही है, तो हमें उनके राइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्षेत्र में भी फ्यूचर में बहुत काम हो सकता है। तो ओवरऑल इस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया ये सारे पॉइंट। इन सारे पॉइंट में हमें फ्यूचर में हेल्थ में काम करना पड़ सकता है, या हम बोल सकते हैं ये फ्यूचर ऑफ द हेल्थ है। या अपने फायदे की अगर आपने बात करनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई अगर अपना कैरियर बनाना चाहे तो इन क्षेत्रों में अपना कैरियर को प्लान कर सकता है। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।